नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है हमारे एमपीएडीपीओ माइनर लॉ सीरीज में। और आज हम पढ़ेंगे घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम का पार्ट थर्ड, जिसमें हम सेक्शन 12 से लेके पूरा सेक्शन लास्ट सेक्शन 37 तक इसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका हम क्विक रिवीजन करते हैं। इस एक्ट का नाम है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। इसका एक्ट नंबर है 43 और इसकी इनेक्टमेंट डेट है 13 सितंबर 2005। इसकी इन्फोर्समेंट डेट है 26 अक्टूबर 2006। इसमें टोटल 37 सेक्शन है, 5 चैप्टर हैं। ठीक है, इसका पहला चैप्टर प्रारंभिक जो धारा 1 है, 1 और 2 है। फिर दूसरा चैप्टर है घरेलू हिंसा की परिभाषा जो धारा 3 है। फिर तीसरा चैप्टर है सेवा प्रदाता और संरक्षण अधिकारियों की कर्तव्य वगैरह, तो ये है धारा 4 से लेकर धारा 11 तक। फिर है अध्याय 4 जो है अनुतोष प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में बताता है, जो है धारा 12 से लेके धारा 29 तक। फिर है अध्याय 5 जो है विकीर्ण, जिसे हम इंग्लिश में मिसलेनियस भी कहते हैं, जो है धारा 30 से लेके धारा 37 तक। फिर इसका जैसे धारा 1 तो संक्षिप्त नाम वगैरह हो गया। फिर धारा 2 में है परिभाषाएं, तो परिभाषाएं हैं ए से लेके टी तक, इसकी पूरी डेफिनेशन है। तो ए में है विचित्र व्यक्ति, जिसे हम इंग्लिश में एग्रीड पर्सन बोलते हैं। तो एग्रीड पर्सन वही व्यक्ति होता है, मतलब जो प्रत्यार्थी के साथ घरेलू नातेदारी में है या रहा है, और जिसका अभिकथन है कि वह घरेलू हिंसा का शिकार रहा है, वह प्रत्यार्थी होता है। बी में है बालक। बालक में 3 लोग हैं: सौतेला बालक, दत्तक ग्रहण बालक, पोषित बालक, और जिसकी एज 18 ईयर से कम है वो। वृश्चि में है कंपनसेशन ऑर्डर, जिसे हिंदी में प्रतिकर आदेश कहते हैं, जो प्रतिकर आदेश धारा 22 में दिया जाता है। फिर है डी में कस्टडी ऑर्डर, जो धारा 21 में दिया जाता है। कस्टडी ऑर्डर को हिंदी में अभिरक्षा आदेश कहते हैं। फिर है ई में घरेलू घटना घरेलू हिंसा रिपोर्ट। फिर है एफ में घरेलू नातेदारी। फिर जी में है घरेलू हिंसा जो धारा 3 में परिभाषित है। फिर एच में है दहेज, जो दहेज अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित है। फिर आई में है मजिस्ट्रेट, जिसमें प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट आता है, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत ही अपराध होता है। फिर है जे। फिर हाई मजिस्ट्रेट हो गया। जे है मेडिकल फैसिलिटी। फिर के है मॉनेटरी रिलीफ, जिसे धनीय राहत कहते हैं। फिर एल में है नोटिफिकेशन। फिर है एम में है प्रेस्क्राइब। फिर एन में है प्रोटेक्शन ऑफिसर, फिर जो धारा 8 में नियुक्त होता है। फिर ओ में है प्रोटेक्शन ऑर्डर, जो धारा 18 में दिया जाता है, जिसे हिंदी में हम संरक्षण आदेश कहते हैं। फिर है ओ। फिर पी में है रेसिडेंस ऑर्डर, ठीक है, जिसे निवास आदेश कहते हैं, जो धारा 21 जो धारा 19 में दिया जाता है। फिर है फिर इसके बाद है एस क्यू। क्यू में है रेस्पोंडेंट, जिसे हम हिंदी में प्रत्याशी कहते हैं। और फिर एस के बाद टी में है सर्विस प्रोवाइडर। नहीं नहीं नहीं, वो क्या कहते हैं, क्यू के बाद आर में है सर्विस प्रोवाइडर। फिर एस में है शेयर हाउस होल्ड, जिसे साझी गृहस्थी भी कहते हैं। और टी में है आश्रय गृह। जो आश्रय गृह वही होंगे जो राज्य सरकार अधिसूचित करे। ठीक है। फिर है धारा 3, जिसमें घरेलू हिंसा की परिभाषा है। फिर धारा 4 में बताया गया है कि संरक्षण अधिकारी को अपन जानकारी दे सकते हैं घरेलू हिंसा की। ठीक है। फिर धारा 5 में मजिस्ट्रेट, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता की के कर्तव्य बताए गए हैं। तो इसमें क्या क्या कर्तव्य होंगे, तो पहला कि ये बताना होगा विधित व्यक्ति को कि एक से ज्यादा अनुतोष प्राप्त है उसको, है ना, वो उसके लिए आवेदन करवा सकता है या कर सकता है। फिर है संरक्षण आदेश का आवेदन कर सकता है। फिर अभिरक्षा के आदेश का भी आवेदन कर सकता है। उसे सेवा प्रदाता की वो सर्विसेज उपलब्ध है,
संरक्षण आदेश की संरक्षण अधिकारी की सर्विसेज उसे उपलब्ध हैं, वो उनको मतलब यूज कर सकता है, आवेदन कर सकता है। फिर निःशुल्क विधिक सेवा का उसको वो है, और कि वो 498 ए आईपीसी के तहत वो केस फाइल भी कर सकता है, इस सब के अतिरिक्त जो अब बीएनएस की धारा सेक्शन धारा 85 में है। ठीक है। फिर धारा 6 और धारा 7 में मतलब एक में मेडिकल फैसिलिटी है और एक में वो अभिरक्षा वाला अभिरक्षा आदेश है। धारा 6 में अभिरक्षा वाला है और 7 में मेडिकल फैसिलिटी है। मतलब हाँ, मेडिकल फैसिलिटी जिसे हम चिकित्सीय सुविधा भी कहते हैं। फिर धारा 8 में वो संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति है। फिर 9 में संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य हैं। 10 में सेवा प्रदाता। फिर 11 में सरकार के कर्तव्य। अब पढ़ते हैं आज धारा 12 से। एग्जैक्टली। ये एक क्विक रिवीजन था जो पिछली दो क्लासेस में इसमें डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, ताकि वो याद रहे, इसीलिए ये क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले धारा 12 को नोट्स से पढ़ते हैं, फिर पढ़ेंगे बैरक की लैंग्वेज से। देखिए, मजिस्ट्रेट को आवेदन, तो देखो मजिस्ट्रेट की आवेदन काय के लिए होगा? एक या अधिक अनुतोष प्राप्त करने के लिए होगा, है ना। आवेदन कहाँ पर होता है? मजिस्ट्रेट के पास होता है। फिर है आवेदन कौन कर सकता है? तो आवेदन एक तो विधिक व्यक्ति कर सकता है, दूसरा संरक्षण अधिकारी कर सकता है और तीसरा विधिक व्यक्ति की ओर से कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है। ये उपधारा 1 यानी सबसेक्शन 1 में बताया गया है। फिर सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि उपधारा 1 के अंतर्गत मांगे गए अनुतोष में सीधी बात है। फिर सबसेक्शन 2 में वो प्रतिकर आदेश भी मजिस्ट्रेट दे सकता है कि अगर उसे ऐसा लगता है कि घरेलू हिंसा हुई है तो वो प्रतिकर आदेश भी दे सकता है। और जो वो प्रतिकर आदेश देगा, अगर जैसे कोर्ट ने प्रतिकर आदेश दे दिया 5,000 का और बाद में अपन सीआरपीसी में चले गए या सिविल केस या किसी सिविल केसेस कर दिया जिसमें अपन को मेंटेनेंस मिला, जैसे सीआरपीसी में 125 में मेंटेनेंस मिलता है, तो जैसे उनने मेंटेनेंस 10,000 का दिया तो वो 10,000 पहले इसमें भी अपन 5,000 दे चुके हैं, अब उसमें उनने 10,000 दिया तो वो 10,000 में ये 5,000 माइनस हो जाएगा, उसका मुजरा हो जाएगा और बचेंगे 5,000, तो वो 5,000 दे सकेंगे। तो इसका प्रोवाइजो कहता है कि जहां विचित व्यक्ति ने सिविल बात किया है, ठीक है, वहां डिक्री में उपधारा 2 के अधीन राशि का मुजरा करने के बाद विधि कर दिया जाएगा। यानी कि जैसे उधर में उन्होंने 10,000 दिया और 5,000 इसके पहले ही मिल चुके थे इस एक्ट के तहत, तो जो इस एक्ट के तहत रुपए मिले थे वो उस जैसे सीआरपीसी के 125 में वो गिने जाएंगे कि हाँ 5,000 तुम्हें मिल चुके हैं, अब बच्चे 5,000 हम दे दोगे, हम दे रहे हैं। ठीक है। फिर इसका सबसेक्शन, एक सेकेंड, हाँ, सबसेक्शन 3 कहता है आवेदन, हाँ मतलब आवेदन का जो वो फॉर्मेट होता है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, मतलब आवेदन उसी के आसपास हो, ऐसा ही नहीं कि बिल्कुल कुछ भी लिख के चले गए वो आवेदन करने जा रहे हैं, उसको एक फॉर्मेट में करना पड़ेगा। जैसे स्कूल वगैरह में वो एप्लीकेशन लिखते थे ना, तो वो पूरा एक फॉर्मेट रहता था, सब्जेक्ट टू डियर सर, वो सब वैसा टाइप का कि एक फॉर्मेट होगा, उसी फॉर्मेट में अपन को आवेदन करना होगा। फिर है सबसेक्शन 4, आवेदन प्राप्त होने हाँ, सबसेक्शन 4 ये कहता है कि जैसे ही आवेदन प्राप्त हुआ तो उसके 3 दिन के अंदर अंदर फर्स्ट हियरिंग, जिसे हम हिंदी में प्रथम सुनवाई कहते हैं, वो होगी। फिर जैसे ही प्रथम सुनवाई हो गई, फिर उसके बाद 2 माह के 60 दिन के अंदर अंदर कोर्ट यह प्रयास करेगा कि केस का पूरा निपटारा हो जाए। तो अभी इसमें 2 टाइम लिमिट आई है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि प्रीलिम्स में ज्यादा जैसे ये टाइम लिमिट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, तो वो बहुत हाईलाइट हो जाते हैं। ठीक है। अब इसे बेरेक्स से पढ़ते हैं, फिर और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मजिस्ट्रेट को आवेदन, तो देखिए कोई विशिष्ट व्यक्ति है,
या संरक्षण अधिकारी जो हमने उसमें बताया था, या फिर व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति, 3 लोग आवेदन कर सकते हैं, है ना? या इस अधिनियम के अधीन एक या अधिक अनुतोष प्राप्त करने के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा, ठीक है? परंतु हाँ, ठीक है। परंतु मजिस्ट्रेट ऐसे आवेदन पर कोई आदेश पारित करने से पहले संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता की अगर कोई रिपोर्ट है, तो वो देखेगा कि रिपोर्ट में क्या लिखा है, फिर वो कोई वो अपना विचार करेगा, ठीक है? मतलब सबसे पहले अपन को आवेदन कहाँ पे करना होगा? आवेदन मजिस्ट्रेट के पास में करना होगा। काहे का आवेदन करते हैं? अनुतोष जो रिलीफ मिलते हैं एक्ट के तहत, वो मांगने के लिए अपन आवेदन करते हैं। कौन कर सकता है? ये तो विदित व्यक्ति कर सकता है, संरक्षण अधिकारी कर सकता है, या विदित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति कर सकता है, जैसे सेवा प्रदाता, ठीक है? तो फिर इधर पे है कि जो भी आवेदन किए हैं, तो मजिस्ट्रेट कोई भी डिसीजन लेने से पहले संरक्षण अधिकारी की या सेवा प्रदाता की रिपोर्ट देखेगा, अगर ऐसी रिपोर्ट बनाई गई है तो, ठीक है? फिर उपधारा 2 में है कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि घरेलू हिंसा हुई है, तो वह वो पिछीकर का आदेश भी दे सकता है। फिर प्रोवाइडो में बताया गया है कि पिछीकर के आदेश अगर और किसी एक्ट में भी अपन को वो मांगा गया है, जैसे सिविल वित्तीय सहायता या किसी अन्य विधि में भी वो मांगा गया है, रिलीफ वगैरह मांगा गया है, कंपनसेशन मांगा गया है और दे दिया गया है, तो वो जो डिक्री दी जाएगी उसमें ए रकम को मुजरा करना होगा, यानी कि वो किस रकम से घट जाएगी, जो वो वाली रकम है, ठीक है? फिर उपधारा 3 में है कि उपधारा 1 में मतलब वो विहित प्रारूप में होगा, ठीक है? फिर है जे इम्पोर्टेंट है कि मजिस्ट्रेट सुनवाई की पहली तारीख नियत करेगा। आवेदन प्राप्ति की सामान्यता 3 दिन से अधिक नहीं होगी, मतलब 3 दिन के अंतर्गत पहली सुनवाई होगी, फिर पहली सुनवाई के 60 दिन के भीतर भीतर केस को खत्म करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है? तो धारा 12 कंप्लीट हुई। एक बार फिर से जी प्रोवाइजो का हम बता दे रहे हैं फिर से, क्योंकि जैसे सीपीसी के तहत या और किसी एक्ट के तहत कंपनसेशन मांगा गया, है ना? भरण पोषण मांगा गया, अगर उधर पे वो दिया जा रहा है और इस एक्ट के तहत भी कंपनसेशन मिल गया है, तो इस एक्ट का में जो कंपनसेशन मिला गया है, वो उस डिग्री को जब पैसे देने हैं तो वो ध्यान में रखा जाएगा, और जो इस जितने इसमें पैसे दिए गए हैं वो उतने उसमें माइनस हो जाएंगे। जैसे 50,000 इसमें दिए गए हैं, उसमें 1 लाख दिए गए हैं, तो जब उस डिग्री के वो 1 लाख देने होंगे तो जे बार जैसे इसमें 50,000 दे दिए गए हैं, तो जे 50,000 कट जाएंगे, और बची हुई रकम बचेगी 50,000, तो वो उसे फिर दे दिए जाएंगे, ठीक है? अब है धारा 13, देते हैं सूचना की तामील। जैसे धारा 12 के अधीन नियत की गई सुनवाई की तारीख की सूचना मजिस्ट्रेट द्वारा संरक्षण अधिकारी को दी जाएगी, जो प्रत्याशी पर मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित किसी अन्य व्यक्ति पर ऐसे साधनों द्वारा जो विहित किए जाए, प्राप्ति की तारीख से सीधी बात है 2 दिन की अवधि के भीतर, या ऐसी अधिक, मतलब 2 दिन की अवधि के भीतर या ऐसे अतिरिक्त युक्त समय के भीतर जो मजिस्ट्रेट अनुज्ञात करे तामील कराया होगा। मतलब जैसे ही किसी को विटनेस को बुलाना है या प्रत्याशी को बुलाना है या विशिष्ट व्यक्ति को बुलाना है, तो उसके लिए जो समय होंगे ना, तो वो 2 दिन के भीतर उनकी तामील की जाएगी। सीधी बात है, 2 दिन की अवधि या अतिरिक्त युक्त समय के भीतर, ये दोनों टर्म याद रखना, क्योंकि ऑब्जेक्ट में या तो वो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ये वाला पूछेंगे, या वो कहेंगे 2 दिन या अतिरिक्त युक्त समय के भीतर, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं, ये ऑब्जेक्ट बन सकता है, तो फिर उधर पे वोट लगाना होगा, ठीक है? फिर है ठीक है, ये इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर है परामर्श, सीधी बात है, ये मैरिज से संबंधित मैटर जो होते हैं ना, तो वो कोर्ट चाहता है कि वो आपसी सुझाव वगैरह से वो सही हो जाए, तो इसीलिए कोर्ट कह सकती है कि
परामर्श करने का आदेश दे सकती है कि आप सेवा प्रदाता से जो ऐसा परामर्श करने के लिए आहारताएं रखता है या अनुभव रखता है, उनसे कहेंगे कि आप उनसे परामर्श लें। और जब ऐसा परामर्श लेने का वो आदेश देंगे तो सुनवाई की अगली तारीख 2 महीने के भीतर भीतर होगी। बस इसकी इतनी सी कहानी है। मजिस्ट्रेट कहेंगे जाओ आप पहले परामर्श लेके आओ। दोनों लोग या तो अकेले भेज सकता है या दोनों को साथ साथ भेज सकता है कि दोनों लोग जाओ परामर्श लो। और सुनवाई की अगली तारीख है 2 माह, मतलब 2 माह के भीतर दी जाएगी। फिर उसमें बताना, अगर ठीक लगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इस एक्ट के तहत आदेश कर देंगे। फिर है कल्याण विशेषज्ञ की सहायता, तो इसकी सिर्फ हेडिंग इम्पोर्टेंट है। कल्याण विशेषज्ञ की सहायता धारा 15 में है। ठीक है। फिर धारा 16 कार्यवाहियों का बंद कमरे में किया जाना। इसको अंदर से पढ़ना जरूरी है इसको, क्योंकि आरजेएस 2024 में जी ऐसे क्वेश्चन आया था कि धारा 16 में ऐसे कुछ करके आया था, तो हम हेडिंग वाला आंसर देख के आए थे। और बाकी फिर उसका जो आंसर शीट में आंसर आया था वो दूसरा था। वो था कि धारा 16 में क्वेश्चन ऐसा था कि धारा 16 में जो कार्यवाही होती है सामान्यतः वो बंद कमरे में होती है या खुले में। तो हमने लगा दिया था बंद में, क्योंकि हेडिंग डली है। और इसके अंदर लिखा है यदि मजिस्ट्रेट ऐसा समझता है कि मामले की परिस्थितियों के कारण ऐसा आवश्यक है और यदि कार्यवाहियों का कोई पक्षकार वांछा यानी कि मांग करे, तो वह इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही बंद कमरे में संचालित कर सकेगा। करेगा इसमें भी नहीं है, कर सकेगा। तो मतलब जनरली जो कार्यवाही इस एक्ट की होती है वो खुले कमरे में, ओपन कोर्ट में होती है। जैसे खुले कमरे में कह रहे हैं, वो ओपन कोर्ट होता है। जैसे सीआरपीसी में ये था 227 में, और उसमें सीपीसी में है जी 153 बी में। ठीक है। सीपीसी का तो आपको एमपीएडी तो मतलब अभी है नहीं, लेकिन सीआरपीसी में देखा एक वो 227 में था कार्यवाहियों का खुले कमरों में होना। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, 227 नहीं, 327। ठीक है। वो दो तीन में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ। फिर है धारा 17। ठीक है, जो है साझा गृहस्थी में निवास करने का अधिकार। तो इसमें पहले से पढ़ते हैं। देखिए, तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी घरेलू नातेदारी में प्रत्येक महिला को साझा गृहस्थी में निवास करने का अधिकार होगा, चाहे वह उसमें कोई अधिकार, हक या फायदा हित रखती हो या ना रखती हो। जैसे कोई बाइक वगैरह है तो उसे उसके घर में रहने का अधिकार होगा। ठीक है। मना नहीं कर सकते हैं। जब तक मना नहीं कर सकते हैं जब तक अन्य कोई विधि में ऐसा रहने से मना ना कर दिया गया हो। ठीक है, या कोई अन्य विधि में आदेश न दे दिया गया हो। ठीक है। जैसे इसका सब सेक्शन 2 कहता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुकूलन अनुसरण के सिवाय कोई वृद्ध व्यक्ति प्रत्याशी द्वारा किसी साझा गृहस्थी या उसके किसी भाग से बेदखल या अवर्जित नहीं किया जाएगा। विधि के प्रक्रिया के बिना बेदखल नहीं किया जाएगा। इसका सब सेक्शन 1 कहता है कि जो भी साझा गृहस्थी में रहने का जिसे अधिकार है तो उसे प्रवेश करने दिया जाएगा, उसे मना नहीं कर सकते हैं। ठीक है। भले ही जैसे घर हस्बैंड के पिताजी का है, लेकिन फिर भी उसमें उसका हक हो या ना हो, उसमें उसका अधिकार हो या ना हो, अगर वो रह रहा है तो उसकी वाइफ को भी एंट्री मिलने का अधिकार है। ठीक है, बस इतनी सी कहानी है 17 की। फिर है धारा 18, जो कहता है संरक्षण आदेश। जो इतनी देर से संरक्षण अधिकारी संरक्षण आदेश मांग रहे हैं, जहाँ अनुतोष में मांगे जा रहे हैं, तो अब ये आदेश अनुतोष इधर से मेल प्राप्त होते हैं, मतलब स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो जो पहले शॉर्ट नोट से समझते हैं। अगर ये नोट्स आपको चाहिए हो तो आप कमेंट में लिख देना कि नोट्स, तो हम टेलीग्राम का ग्रुप बना के उसमें ये डाल देंगे नोट्स, अगर किसी को चाहिए हो तो। देखिए, मजिस्ट्रेट दोनों पक्षों को सुनने के देखो, मजिस्ट्रेट दोनों पक्षों को सुनेगा। फिर उसे लगता है कि घरेलू हिंसा हुई है
तो वह प्रत्याशी से कहेगा कि तुम निम्न चीजें ना करना। क्या ना करना? एक तो घरेलू हिंसा ना करना। जब आए इधर घरेलू हिंसा रोकने के लिए हैं तो घरेलू हिंसा थोड़ी करने देंगे, तो वो मत करना घरेलू हिंसा। फिर है सहायता मत, मतलब दुष्पीड़न नहीं करना घरेलू हिंसा का, कि और किसी को उकसा रहा है कि तुम उसे परेशान करो या ये या वो। ठीक है। फिर है कि विथित व्यक्ति है जो, ठीक है, विथित व्यक्ति यानी कि एग्रीड पर्सन यानी कि पीड़ित, वो निवास निवास विद्यालय, जैसे अगर विशिष्ट व्यक्ति छोटा है तो वो विद्यालय वगैरह जाता होगा। अगर वो कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसके निवास में या जहाँ वह काम करता है वहां पर प्रत्याशी बार बार आए ना, है ना, प्रवेश करने से रोकना प्रत्याशी को। ठीक है। तो फिर इधर पे एक पॉइंट और है, इसमें लिखना भूल गए कि जो प्रत्याशी है वो कांटेक्ट भी नहीं करेगा। कांटेक्ट करने की वो नहीं करेगा, चाहे फोन से चाहे ईमेल से या कोई भी माध्यम हो उससे कांटेक्ट भी नहीं करेगा। ठीक है, अगर रोक दिया गया है उसे इस सेक्शन के अंतर्गत। फिर है आस्तियों का अन्य संक्रमण करना, जैसे अगर हस्बैंड वाइफ की कोई बैंक अकाउंट में रुपए हैं, है ना, दोनों लोग के जॉइंट बैंक अकाउंट में रुपए हैं, अब पता चले कि हस्बैंड वाइफ का जो बैंक अकाउंट है उसके सारे पैसे निकाल लिए, तो ऐसा भी नहीं कर सकता है। मतलब जो पैसे हैं तो उसे वैसे ही रहेगा, रहने देगा, उसे खर्च नहीं करेगा। ठीक है। फिर ई है वैसे व्यक्ति को सहायता देने वाले, हाँ मतलब जैसे अगर और कोई भी व्यक्ति सहायता दे, एक मिनट पढ़ ही देते हैं। जिस व्यक्ति को सहायता देने वाले व्यक्ति के साथ घरेलू हिंसा करना, जैसे और जैसे विचलित व्यक्ति को कोई बचा रहा है तो उसी को घरेलू हिंसा कर रहे हैं तो उसको भी ये एक्ट बचाता है। फिर है एफ, जो अन्य कार्य करना जो संरक्षण आदेश में निर्दिष्ट हो। ठीक है। इसका ड्राफ्ट प्रोविजन और पढ़ लेते हैं ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है। तो देखो, मजिस्ट्रेट पीड़ित व्यक्ति और प्रत्याशी को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात में दोनों पक्ष को सुनेगा और उसका प्रथम दृष्टया समाधान होता है कि घरेलू हिंसा हुई है या होने वाली है, तो पीड़ित व्यक्ति के पक्ष में एक संरक्षण आदेश पारित कर सकेगा तथा प्रत्याशी को निम्नलिखित प्रतिषिद्ध कर सकेगा। क्या क्या? कि वो घरेलू हिंसा के कार्य करना या घरेलू हिंसा के कार्यों को कार्य करने में सहायता या दुष्प्रेरणा करना, या फिर विधित व्यक्ति के नियोजन के स्थान में या विधित व्यक्ति बालक, जैसे हमने कहा था, तो उसके विद्यालय में या किसी अन्य स्थान में जहाँ विधित व्यक्ति बार बार आता या जाता है वहां प्रवेश करने से रोकना। देखो, प्रवेश करना इधर है और रोकना इधर है कि वो निम्न चीज करेगा, तो हमने दोनों को जोड़ के बताया है। फिर है डी में कि विशेष व्यक्ति से संपर्क करने का प्रयत्न करना, चाहे वह किसी भी रूप में हो, इसके अंतर्गत व्यक्तिगत, मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या दूरभाषीय संपर्क भी है। फिर है ई, मतलब अन आत्तीयों और अन संक्रमण करना, ठीक है, को रोकना। फिर है एफ में आश्रितों या अन्य नातेदारों या किसी ऐसे व्यक्ति को जो जिस व्यक्ति को घरेलू हिंसा को सहायता देते हैं, उनके साथ घरेलू हिंसा करना, तो वो भी रोकना है। फिर ऐसे अन्य कार्य करना जो संरक्षण आदेश में निर्दिष्ट किया है। ठीक। तो धारा 18 भी कंप्लीट हुई। अब एक बार इसका धारा 12 से देखो, धारा 12 में क्या है, मजिस्ट्रेट को आवेदन करना। धारा 13 देखो, आवेदन कितने दिनों में, मतलब आवेदन किए जाने के कितने दिन के भीतर सुनवाई स्टार्ट होगी, तो 3 दिन के भीतर सुनवाई प्रारंभ होगी। सुनवाई खत्म कितने दिन में होगी, 60 दिन के भीतर होगी। फिर धारा 13 में सूचना प्रदान कितने दिन में होगा, 2 दिनों में होगा या एक उपयुक्त समय में होगा जो मजिस्ट्रेट अनुज्ञात करे। फिर है धारा 14 में परामर्श वाले वगैरह परामर्श अगर दिया गया है तो सुनवाई की अगली तारीख कितने दिन के भीतर होगी, 2 मंथ के भीतर होगी। फिर धारा 15 में वो कल्याण वाला है। फिर धारा 16 में बंद कमरे में ट्रायल वगैरह, ठीक है, कार्रवाई बंद कमरे में होना। जनरली कार्रवाई ओपन कोर्ट में होती है, लेकिन अगर कोई पक्षकार चाहता है या मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है तो कार्रवाई बंद कमरे में हो सकती है। ठीक है। फिर धारा 17 में वही है, वो निवास वाला कि निवास आदेश है। और धारा 18 में संरक्षण आदेश है। साझा गृहस्थी पर निवास करने का अधिकार 17 में है, 18 में संरक्षण आदेश है। ठीक। अब करते हैं 19, जो है निवास आदेश। अभी संरक्षण आदेश हो गया
और साझा गृहस्थी में निवास करने का अधिकार हो गया। अब है निवास आदेश, जो धारा 19 में। धारा 12 की उपधारा 1 के आवेदन का निपटारा करते समय समाधान होता है कि घरेलू हिंसा हुई है, या आदेश पारित कर सकेगा कि विद्यार्थी को साझा गृहस्थी से ग्रसित व्यक्ति को बेकब्जा या विघ्न डालने से रोकना, या विद्यार्थी को साझा गृहस्थी में या विधिक साधारणित रखता है। अभी समझ में नहीं आया होगा, अब हम बताते हैं। देखिए, जो विद्यार्थी को साझा गृहस्थी से मतलब विद्यार्थी को साझा गृहस्थी से पीड़ित व्यक्ति को मतलब पीड़ित व्यक्ति को साझा गृहस्थी से बेकब्जा करना, या उस जब वो रह रहा है तो विघ्न डालना, है ना। ऐसा विघ्न कौन डालता है? विद्यार्थी डालता है। तो अ, अ, तो वो क्या कर तो कोर्ट क्या कहेगा? तुम ऐसा विघ्न नहीं डाल सकते। ठीक है। बी है, विद्यार्थी को गृहस्थी से हटाने यानी कि बाहर जाने का निर्देश देना, है ना। इसको एक बार पहले केयरफुल विजन से पढ़ते हैं। धारा 12 की उपधारा 1 के अधीन आवेदन का निपटारा करते समय मजिस्ट्रेट को यह समाधान होने पर कि घरेलू हिंसा हुई है, निम्नलिखित आदेश पारित कर सकेगा। देखिए, विद्यार्थी को साझा गृहस्थी से किसी व्यक्ति के कब्जे में कब्ज किसी व्यक्ति के कब्जे को बेकब्जा करने से या किसी अन्य रीति से उस कब्जे में विघ्न डालने से अवरुद्ध करना। किसे अवरुद्ध करता है? किसे रोकता है? अवरुद्ध यानी कि रोकना विद्यार्थी को, चाहे विद्यार्थी उस गृहस्थी में विधिक या साधारण हित रखता हो या नहीं रखता हो। मतलब सीधी बात है, विचित व्यक्ति को वो जो घर में रह रही है शांति से रहने देना, है ना। ऐसा नहीं कि वो भगाने की कोशिश करे या विघ्न डाले, तो कोर्ट कहेगा तुम ऐसा विघ्न या नहीं भगा सकते हो। ठीक है। फिर है बी, विद्यार्थी को साझा गृहस्थी से स्वयं हटाने का निर्देश देना। कोर्ट कहेगा कि तुम दूसरों को भगा रहे थे ना, लो अब तुम ही निकलो। वो विद्यार्थी को ही कहेगा जाओ तुम घर से, तुम घर में प्रवेश नहीं कर सकते हो। ठीक है। फिर है सी, विद्यार्थी या उसके नातेदारों को साझा गृहस्थी के किसी भाग में जिसमें विशिष्ट व्यक्ति निवास करता है प्रवेश करने से अवरोध करना। जैसे घर बड़े बड़े होते हैं ना, तो उन उसके किसी एक पार्ट में जहाँ पे वो विद्यार्थी वो विशिष्ट व्यक्ति रहता है, उधर पे कह सकता है कि कोर्ट विद्यार्थी से कि तुम इधर पे बार बार मत आओ। ठीक है। देखिए, विद्यार्थी हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया था, विद्यार्थी होता है एक्यूज पर्सन और विशिष्ट व्यक्ति होता है विक्टिम। बिल्कुल आसानी से समझने के लिए। फिर है डी, विद्यार्थी को साझा गृहस्थी की अनसंक्रमित जो हुई है पैसे वगैरह खर्च करना। वैसे इतना डिटेल में बैलेंस के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन अपन फिर भी एक बार पढ़ रहे हैं कि अगर फिर और एमसीक्यू कभी अंदर से भी आए तो वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है। फिर है जी ई। ठीक है। ई में है, विद्यार्थी को मजिस्ट्रेट की इजाजत के सिवाय साझा गृहस्थी में अपने अधिकार त्याजन से अवरुद्ध करना। पता चले जैसे कोर्ट ने कह दिया कि तुम इस घर में प्रवेश नहीं कर सकते हो, और घर उसी का है, तो वो कहे अब जब घर हमारा है और हमें प्रवेश करने ही नहीं दे रहा, लो हम घर ही बेच दे रहे हैं। तो कोर्ट कहेगा नहीं नहीं नहीं, तुम घर भी नहीं बेच सकते, वो इसमें है। विद्यार्थी को मजिस्ट्रेट की इजाजत के सिवाय साझा गृहस्थी में अपना अधिकार त्याजन से अवरुद्ध करना। घर तुम तभी बेचोगे जब तुम मजिस्ट्रेट की परमिशन ले लोगे, अगर ऐसे कोई आदेश दिए हैं ऊपर वाले। ठीक है। फिर है, विद्यार्थी को विद्युत व्यक्ति के लिए उसी स्तर पर मतलब जैसी कंडीशन में वो रहता है ना, पता चले घर में एसी है, पंखा है, सब है, और तुम उसको विद्युत व्यक्ति को रहने को कह रहे हो, लो एक टेबल फैन रखो बस रहो। कोर्ट ने ऑर्डर दिया था नहीं, अगर तुम समर्थ हो तो तुम एसी भी लगाओगे। देखिए यही कह रहा है। देखो, विद्यार्थी को विशिष्ट व्यक्ति के लिए उसी स्तर की अनुकल्पित वास्तु सुविधा जैसी वह साझा गृहस्थी में उपयोग कर रही थी, या उसके लिए किराए का संदाय करने यदि परिस्थिति में ऐसी अपेक्षा करे सुनिश्चित करने के लिए निवेश करना। जैसे घर में पहले एसी थी, है ना, और तुम रहने को कह रहे हो
ऐसे ही बिना पंखे के कमरे में कैसे होगा? ये भी तो एक मानसिक प्रताड़ना ही है। ठीक है। फिर है जो वो जेल था ना कि शिक्षा से तुम घर से बाहर निकलो, जो घरेलू हिंसा कर रहा है, तो वो अगर महिला घरेलू हिंसा कर रही है ना, तो फिर उसे बाहर नहीं निकाला जा सकता इस सेक्शन के तहत। ये लिखा है साफ साफ। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। ये हो सकता है ये एमसीक्यू में वो घुमाने के लिए पूछ रहे हैं। ठीक। फिर इसका सबसेक्शन 2 है कि मजिस्ट्रेट विशिष्ट व्यक्ति या ऐसे विशिष्ट व्यक्ति की किसी संतान की सुरक्षा के लिए संरक्षण देने या सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए अतिरिक्त शर्त अधिरोपित कर सकेगा। तो इसमें सिर्फ इतना है, अतिरिक्त शर्त अधिरोपित कर सकेगा। ठीक है। तो मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा के निवारण करने के लिए वन पद भरवा सकेगा, प्रतिभूति सहित या उसके बिना। ये भी क्वेश्चन है कि वन पद जो भराए जाते हैं वो प्रतिभूति सहित होंगे या प्रतिभूति रहित होंगे या दोनों होंगे, तो इसका आंसर है दोनों। ठीक है। और फिर उपधारा 4 में है कि उपधारा 3 के अंतर्गत कोई आदेश कहाँ से वो होगा, सीआरपीसी के अध्याय 8 के अधीन किया गया कोई आदेश समझा जाएगा और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। बीएनएसएस में ये चैप्टर है, चैप्टर 9। ठीक है। फिर है सबसेक्शन 5 जो उपधारा 1, उपधारा 2, उपधारा 3 के अधीन किसी आदेश को पारित करते समय न्यायालय उस विशिष्ट व्यक्ति को संरक्षण देने के लिए या उसकी सहायता के लिए या आदेश का क्रियान्वयन में उसकी ओर से आवेदन करने वाले विशिष्ट व्यक्ति को सहायता करने के लिए निकटतम पुलिस थाने के वार्ड को निर्देश देते हुए आदेश पारित कर सकेगा। सीधी बात है कि कह सकेगा जाओ तुम पुलिस की भी हेल्प ले लो, पुलिस हेल्प करेगी, जाओ। ठीक है। फिर सबसेक्शन 6 है कि उपधारा 1 के अधीन कोई आदेश पारित करते समय मजिस्ट्रेट पक्षकारों को वित्तीय आवश्यकताओं और संसाधनों को ध्यान में रखते हुए किराए और अन्य संदायों का उन्मूलन से संबंधित बाध्यताओं को प्रत्याशी पर अधिरोपित कर सकेगा। ठीक है। मजिस्ट्रेट और सबसेक्शन 7 मजिस्ट्रेट उस समय पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को जिसकी अधिकारिता में संरक्षण आदेश दिया है उसको एक रिपोर्ट भेजेगा। ठीक है। नहीं, सहायता करने के लिए कहेगा कि सहायता करो। ठीक है। ठीक है। फिर सबसेक्शन 8 में है मजिस्ट्रेट विशिष्ट व्यक्ति को स्त्री धन या अन्य संपत्ति मूल्यवान प्रतिभूति है इसके लिए हकदार है कब्जा लौटाने का प्रत्याशी को निर्देश देगा। जैसे जैसे इसमें है, जैसे कोई प्रॉपर्टी हस्बैंड के बैंक लॉकर में रखी है, तो वो कहेगा कोर्ट की तुम अपनी जो हार हार वगैरह है, मतलब वो क्या कहते हैं उसे, ज्वेलरी वगैरह है, वो दे दो, लौटा दो विजिट व्यक्ति को। ठीक है। फिर है धनीय अनुतोष। ठीक है। तो इसकी सिर्फ हेडिंग जरूरी है। धारा 20 में धनीय अनुतोष है, धारा 21 में अभिरक्षा आदेश है, धारा 22 में प्रतिकर आदेश है। ठीक है। फिर है धारा 23 में अंतरिम और एक पक्षीय आदेश देने की शक्ति। तो अंतरिम आदेश क्या होता है? देखो, अंतरिम आदेश वो वह आदेश होता है जो बीच में दिए जाते हैं। जैसे कि वो अभी प्रोसेसिंग, मतलब अभी ट्रायल चल रहा है, कोर्ट कहे जाओ अभी तुम मंथली से 1,000 अभी दे दे रहो, 1,000 रुपए। फिर बाद में जब डिसीजन फाइनल होगा तब देखेंगे कि फिर कितना रिलीफ मिल रहा है, लेकिन अभी तो तुम देते जाओ। तो उसे अंतरिम आदेश कहते हैं। एक पक्षीय आदेश उसे कहते हैं जैसे किसी सामने वाले पक्षकार को अपन ने समन किया, वो आ ही नहीं, तो अपन बिना सुने ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है। कोर्ट, अपन नहीं। फिर है तो धारा 24 न्यायालय द्वारा आदेश की प्रतियों का निःशुल्क दिया जाना। अरे सीधी बात है, जो कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है तो वो उसको भी निःशुल्क मिलेगा। और जो स्थानीय वो पुलिस थाना है ना, तो उससे भी इसकी रिपोर्ट निःशुल्क भेजी जाएगी। ठीक है। फिर है और सेवा प्रदाता को भी भेजी जाएगी अगर कोई है तो। ठीक है। फिर आदेशों की अवधियों में परिवर्तन। ठीक है। जहां धारा 18 के अधीन किया गया संरक्षण आदेश विशेष व्यक्ति द्वारा निम्नमोचन के लिए आवेदन किया जाना तक प्रवृत्त रहेगा। मतलब धारा 18 के अधीन जो आदेश दिए गए हैं वो कब तक बने रहते हैं? वो तब तक बने रहते हैं जब तक कि सामने वाला पक्षकार दूसरा ये आवेदन ना करे कि अब हमें वो धारा 18 की जो फैसिलिटी है वो नहीं चाहिए। ठीक है। ठीक है, लिखा है ना,
निम्नमोचन के आदेश तक प्रवृत्त रहेगा। ठीक है। फिर सेकंड है, यदि मजिस्ट्रेट का विचित व्यक्ति या विद्यार्थी के किसी आवेदन की प्राप्ति पर यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश में परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण परिवर्तन उपांतरण या प्रतिसंहरण अपेक्षित है, तो वह लेखबद्ध किए जाने वाले कानूनों से ऐसे आदेश जो है समुचित समझे पारित कर सकेगा। जैसे ही पता चले, अब जैसे उसका लड़का था, अब स्कूल जा रहा था, अब कॉलेज में जा रहा है तो फीस ज्यादा होगी, तो वो परिस्थितियों में चेंज आ गया ना, तो फिर वो रकम भी बढ़ेगी। ठीक है। रिलीफ की जैसे धनी अनुसूचित या क्या तब उन मामलों में। ठीक है। फिर है अन्य वादों और विधिक कार्यवाहियों के अनुदोष। ठीक है। इसमें है धारा 18, धारा 19, धारा 20, धारा 21, धारा 22 के अधीन उपलब्ध कोई अनुरोध किसी सिविल न्यायालय, कुटुंब न्यायालय, दंड न्यायालय, ठीक है, न्यायालय के समक्ष किसी व्यक्ति और विद्यार्थी को प्रभावित करने वाले किसी विधिक कार्यवाही में भी, चाहे वह किसी कार्रवाई के अधीन प्रारंभ से पूर्व या उसके पश्चात आरंभ की गई हो, मांगा जा सकेगा। यानी कि जो इस एक्ट में रिलीफ दिए जाते हैं वो सिविल कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट में भी या फैमिली कोर्ट में कभी भी मांगे जा सकते हैं। ठीक है। उस हाँ। फिर उपधारा 1 में निर्दिष्ट अनुतोष किसी अन्य अनुतोष के अतिरिक्त और साथ साथ विशिष्ट व्यक्ति किसी सिविल या दंड न्यायालय के समक्ष बाध्य कार्रवाई में वांछा कर मांगा जा सकेगा। ये वही चीज है। ठीक है। फिर अब पढ़ते हैं धारा 27। तो ठीक है, धारा 27 में इतनी सी बात है, जुरिडिक्शन की बात कर रहा है, अधिकारिता, यानी कि जहाँ जिसकी अधिकारिता के अंतर्गत से अपराध हुआ है वही देखेगा, बस खत्म कहानी इसकी। ठीक है। फिर है प्रक्रिया। ठीक है। इस अधिनियम में अन्यथा उपनियत की सिवा धारा 12, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 के अधीन सभी कार्यवाहियों, धारा 31 के अधीन अपराध दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों द्वारा शासित होंगे। ठीक है। मतलब सीआरपीसी के तहत वो होंगे, रेगुलेट होंगे। ठीक है। मतलब जो प्रोसीजर है वो सीआरपीसी का यूज होगा। इसमें बता भले ही दिया है, लेकिन अपन को रिलीफ वगैरह मांगना है तो अपन सीआरपीसी के ही प्रोसीजर से मांगेंगे। ठीक। फिर उपधारा 1 की कोई बात धारा 12 के अधीन है, धारा 23 की उपधारा 2 के अधीन आवेदन के निपटारे के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया आयोजित करने से न्यायालय को निवारित नहीं करेगी। ठीक है। अब पहले पढ़ते हैं धारा 23 में। 23 से अभी तक के सेक्शन को एक थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। देखिए 23 में वो एक पक्षीय आदेश और अंतर्वर्तीय आदेश है। 24 में निःशुल्क वृत्ति है। 25 में परिस्थितियों का चेंज वगैरह है। फिर 26 26 में अनविधिक कार्यवाहियों में अनुतोष है। 27 जुरिडिक्शन है। 28 प्रक्रिया है। 29 क्या है, अब पढ़ते हैं। देखिए हमें पता है 29 तो अपील है। ये करते हैं तो अपील कहाँ पे की जाएगी, सेशन न्यायालय में की जाएगी। कितने दिनों के भीतर की जाएगी, 30 डेज, 30 दिनों के भीतर की जाएगी, बस। अगर इस रिलीफ वगैरह के अपन को अपील करनी है तो कहाँ पे होगी, सेशन कोर्ट में होगी। कितने दिन के भीतर होगी, 30 दिन के भीतर होगी। ठीक है। अध्याय 5 पेकिंग, लास्ट चैप्टर। हाँ जी, एक खत्म। देखो संरक्षण अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं के सदस्यों को लोक सेवक होना है। यानी कि सीधी बात है, जो संरक्षण अधिकारी हैं और सेवा प्रदाताएं हैं उन्हें ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा, मतलब वो आईपीसी के सेक्शन 21 के तहत लोक सेवक माने जाएंगे, बस। फिर है विद्यार्थी द्वारा संरक्षण आदेश भंग करने के लिए शास्ति, मतलब पनिशमेंट कितनी हो। विद्यार्थी द्वारा संरक्षण आदेश या किसी अंतरिम संरक्षण आदेश का भंग इस अधिनियम के अधीन एक अपराध हुआ और दोनों में से किसी भी का कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी। ठीक है। और जुर्माना 20,000 तक का हो सकेगा। ठीक है। यह दोनों से नहीं है, कितना, 1 वर्ष या 20,000 या दोनों। फिर उपधारा 1 के अधीन
अपराध का विचारण यथासाथ उस मजिस्ट्रेट को किया जाएगा जिसने आदेश पारित किया है। मतलब ट्रायल कौन करेगा, तो जिसने वो ऑर्डर पारित किया था वही करेगा। ठीक है। फिर उपधारा 1 के अधीन आरोपों को प्रदर्शित करते समय मजिस्ट्रेट भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के या अन्य उपबंध दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन जो तथ्य से प्रकट होता है उन उपबंधों के अधीन भी अपराध हुआ है। मतलब अगर आपने इस एक्ट के तहत अनुतोष मांगा, ठीक है, कोर्ट ने अनुतोष दिया, अब सामने वाला ऑर्डर दिया गया कि अनुतोष देना है फिर भी वो नहीं दे रहा है, तो वो 1 साल या जुर्माना जो 20,000 तक का होगा या दोनों से तो पनिश होगा ही होगा। साथ में आईपीसी का 498 ए और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के दो दो सेक्शन लग रहे होंगे ना, जो जैसे तत्थ बन गए हैं, तो उनका भी केस चलेगा। केस क्या टाइप पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। फिर है उपधारा 1 के अधीन आरोप व्यक्तिगत करते समय मजिस्ट्रेट, हाँ जी पढ़ चुके हैं, ठीक है। संज्ञान और सबूत, मतलब दंडनीय संहिता 1973 में अंतर्गत किसी बात की होती हुई धारा 31 की और धारा 1 के अधीन अपराध संज्ञेय और अजमानती होगा, तो मामला कैसा होगा, कॉग्निजेबल होगा और नॉन बेलेबल होगा। इस एक्ट के अंतर्गत धारा 31 में जो ऑफेंस होता है वो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल होता है, ठीक है। तो संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्य का निर्वहन न करने के लिए शास्ति तो इधर पे कितनी है, यदि संरक्षण अधिकारी संरक्षण आदेश मजिस्ट्रेट या था निर्देशित अपने कर्तव्यों को किसी पर्याप्त हेतु के बिना निर्वहन करने में असफल रहता है या इनकार करता है, तो वह दोनों में स्वीकृति वादी के कारावास है जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने की, या जो 20,000 रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित होगा। ठीक है। फिर संरक्षण अधिकारी द्वारा आज सीधी बात है, सेम ही पनिशमेंट है जो उधर पे थी, कितनी थी, 1 साल या फाइन 20,000 तक का हो सकेगा या दोनों, बस। फिर है 34 संरक्षण अधिकारी द्वारा अपराध किया गया अपराध का संज्ञान, तो संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध कोई अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई तब तक नहीं होगी जब तक राज्य सरकार या श्रीमद प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी से कोई परिवार फाइल नहीं किया जाता। फिर है धारा 35 सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण, ठीक है। मतलब अगर इस एक्ट के तहत संरक्षण अधिकारी ने या सेवक प्रदाता ने या किसी ने भी सद्भाव पूर्वक कोई कार्रवाई की है ना, तो उसके लिए कोई केस वगैरह नहीं होगा। ठीक है। फिर धारा 36 है अधिनियम का अन्य विधियों पर अल्पीकरण न होना, मतलब इस एक्ट जी एक्ट और किसी एक्ट को इफेक्ट को कम नहीं करेगा। जैसे अगर उसमें कुछ चीज होगी ना तो वो भी वैसे ही यूज होगी जैसे होती है, तो ऐसा माना जाएगा कि ये एक्ट था ही नहीं। सीधी बात है, ये एक्ट और के अतिरिक्त हेल्प करता है, उसके जगह पे नहीं बैठ जाए। जैसे कोई कोई लॉ होता है कि डायरेक्ट जो पुराना जनरल लॉ है वो यूज हो ही नहीं सकता, डायरेक्ट स्पेशल लॉ करो। इसमें अपन जनरल लॉ तो यूज होता ही है, उसके साथ साथ स्पेशल लॉ जी वाला यूज होगा, ठीक है। फिर है 37 केंद्र सरकार की नियम की शक्ति, बस हेडिंग हो गई, बात खत्म। किसकी है, केंद्र सरकार की है। तो हमारा एक कंप्लीट हुआ, फिर कल को हम दूसरा एक करेंगे जो नारकोटिक वाला होगा। तो देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। आपको और कैसा मतलब अ, क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए या जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करना, हम जरूर उसका रिप्लाई करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।